नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, न्यूज़ 18 का आर्टिकल मैंने यहां पर लिया है। कह रहा है, हाउ अ स्टॉर्म अनलीज्ड बाय द सन कैन नॉक आउट इंटरनेट ऑन अर्थ। ये कह रहा है कि जो सूर्य स्टॉर्म निकलता है वो हमारी अर्थ के या पृथ्वी के इंटरनेट कनेक्टिविटी को कैसे बाधित करता है, ये हमको इस न्यूज़ में समझना है। और ये न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। ये ज्योग्राफी में, या हम इसको और अगर डिवाइड करना चाहें तो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी की न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं खगोलकी की इस न्यूज़ के साथ। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इस न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक, और बेसिक के लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ा सा बिग बैंग थ्योरी, उस बिग बैंग थ्योरी को समझना पड़ेगा जिसके द्वारा इस यूनिवर्स की ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि पहले केवल एक ऑब्जेक्ट या पिंड होता था और उस पिंड में अचानक से विस्फोट हुआ। जब उस पिंड में विस्फोट हुआ तो अचानक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। फिर टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम्स बने। एटम्स बनने के क्रम में सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम्स के एटम बने। इन हाइड्रोजन के जो एटम्स थे इन्होंने रिएक्शन करना शुरू किया, या मैं कहूँ नाभिकीय संलयन रिएक्शन शुरू किया, जिसे न्यूक्लियर फ्यूज़न भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। और जैसे हाइड्रोजन हीलियम में नाभिकीय संलयन के द्वारा कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा कन्वर्ट होता है, उसी संरचना को हम बोलते हैं स्टार। और इस प्रकार से सूर्य, या मैं कहूँ तारों की संरचना हमारे सामने आई। जब तारे एक क्लस्टर में आने लगे, तो तारे जब एक साथ गुच्छे में आए तो तारों के गुच्छों को हमने गैलेक्सी कहा। और जब गैलेक्सी एक साथ आई, 3 गैलेक्सीज एक साथ आने लगी, तो हमने उसे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज या आकाश गंगाओं का महापुंज कहा। तो ये बेसिक हो गया कि तारे कैसे आए। इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक या प्रमाणिक है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो हमने ये समझा कि सन कैसे आया। अब हमें ये समझना पड़ेगा जो ये स्टॉर्म आते हैं, सोलर स्टॉर्म जो आते हैं, तूफान आते हैं, इसके लिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है सन का स्ट्रक्चर या कंपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस डायग्राम में देख रहे होगे तो यहाँ पर लिखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन, जिसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अंदर वाले पार्ट को कोर बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को रेडिएटिव जोन बोलते हैं, और सबसे बाहर वाले पार्ट को कन्वेक्शन जोन या कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। तो चलिए एक मैं अलग से थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो जाए। अगर मैं सन से उसका एक भाग काट दूं इस प्रकार, ठीक है ना, मैंने क्या किया, अगर मैं सन से उसका एक भाग काट दूं तो कुछ ऐसी संरचना बन जाएगी, ठीक है ना। अब इस संरचना की या सन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हम अंदर वाले पार्ट को कहते हैं कोर, उसके बाद रेडिएटिव जोन, और उसके बाद कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्शन जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सूर्य के जो आंतरिक संरचना है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कोर, जो सूर्य का कोर होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बदलता है किसमें, हीलियम में। यानी जो सूर्य का कोर वाला भाग है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज़न या नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी कोर में सन के बनती है, ये एनर्जी क्या होता है, ये एनर्जी पहले कोर से निकलती है। तो जो एनर्जी बनी वो एक्स और गामा रेस के फॉर्म में बनी, और ये एनर्जी आपको पता है कि सूर्य से फोटोन के रूप में रिलीज होती है। तो सूर्य के कोर में जो एनर्जी बनती है न्यूक्लियर फ्यूज़न या नाभिकीय संलयन के द्वारा, वो पैकेट के फॉर्म में कोर से या फोटोन पैकेट के रूप में कोर से निकलती है, फिर रेडिएटिव जोन होते हुए कन्वेक्टिव जोन में पहुंचती है, यानी सबसे बाहरी परत पर पहुंचती है। अब अगर हम कन्वेक्टिव जोन की बात करें या सूर्य की जो सबसे बाहरी वाली लेयर है उसकी बात करें, तो ये जो सूर्य की लेयर है इसमें सेल्स बने होते हैं, कोशिकाएं बनी होती हैं, और ये कोशिकाएं नीचे बड़ी होती हैं और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे छोटी दिखती जाएंगी।
क्या होता है, ये कोशिकाएं देखिए ऐसे बनी होती हैं। सूर्य की जो सबसे बाहरी वाली स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या जानते हैं, जिसे हम जानते हैं कन्वेक्टिव जोन में। अब क्या होता है कि कोर में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो रेडिएटिव जोन के माध्यम से कन्वेक्टिव जोन से निकलती है बाहर और कोशिकाओं के बीच से निकलती है ऐसे करके, ठीक है ना। जो एनर्जी कोर में बनी है वो रेडिएटिव जोन होते हुए कनेक्टिव जोन से बाहर निकल जाती है और ये एनर्जी पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब ये एनर्जी निकलती है तो अब क्या होता है, जो सन की सबसे बाहरी सतह है, ये वाली जो सतह आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। अब ये फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल क्या होता है, आपको पता है कि एनर्जी फोटोन के रूप में निकल रही है। फोटोन जो हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, हमें सूर्य का इंटरनल पार्ट नहीं दिखाई देता है, हमें सूर्य का वो पार्ट दिखाई देता है जहां से एनर्जी फोटोन पैकेट के रूप में निकलती है। यानी हमें सूर्य का चमकता हुआ भाग दिखाई देता है। हम जब ऊपर देखते हैं तो हमें सूर्य का चमकता हुआ भाग दिखाई देता है, उसी चमकते हुए भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। इसके आगे अगर हम आ जाएं तो सन का एक एटमॉस्फेयर होता है, सन के एटमॉस्फेयर को बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फीयर। तो हमने क्या देखा कि एनर्जी कोर में बन रही है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और इससे एनर्जी रेडिएटिव जोन से होते हुए कन्वेक्टिव जोन के माध्यम से बाहर निकलती है और पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब यहाँ पर हमने समझा क्या क्या, हमने कोर समझ लिया, रेडिएटिव जोन समझ लिया, कन्वेक्टिव जोन समझ लिया और उसके बाद फोटोस्फीयर समझ लिया, क्रोमोस्फीयर समझ लिया। अब ये सब समझने के बाद हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि सोलर फ्लेयर क्या होता है। देखिए, ये जो एनर्जी बन रही है, जब ये नॉर्मल निकलती रहती है तो उसे सन एनर्जी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सूर्य का कोर है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत तेज गति से होने लगता है, नाभिकीय संलयन बहुत तेज गति से होने लगता है, हाइड्रोजन बहुत तेज हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी जब निकलती है तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी सन से निकलती है। इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म, कई प्रकार के नाम से हम इसे जानते हैं। मतलब जब सूर्य के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन बहुत तीव्र गति से बहुत ज़्यादा होने लगता है तो एनर्जी जो सामान्यतः सन से निकलती है, सभी ग्रहों को प्राप्त होती है, वो बहुत ज़्यादा निकलने लगती है सन से एनर्जी और बहुत ज़्यादा सारे ग्रहों को मिलती है। इसे ही बोलते हैं सौर तूफान या सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म। पहली चीज़ तो हमने ये समझ ली। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये सोलर स्टॉर्म आता है तो सोलर स्टॉर्म पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। यह सौरिक तूफान जिसे हम बोलते हैं, सूर्य तूफान पूरी दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रभावित करता है। अब देखिए, अब जो मैंने पीछे एक डायग्राम बनाया है, थोड़ी सी अगर हम और जानकारी लेना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जो सूर्य की एनर्जी निकलती है तो इस एनर्जी से के साथ साथ कुछ गैसेस भी सूर्य से निकलती हैं, यानी एनर्जी भी निकल रही है और गैसेस भी निकल रही हैं। तो जो एनर्जी निकलती है वो तो चारों तरफ फैल जाती है, सभी ग्रहों को मिलती है क्योंकि ऊर्जा का नियम है, अधिक से कम की ओर चलती है। लेकिन जो गैसेस रिलीज होती हैं, ये गैसेस जब थोड़ी दूर जाती हैं, क्रोमोस्फीयर में पहुंचती हैं, तो इनका टेम्परेचर घटकर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब यहाँ से ये गैसेस निकली थी तो इनका टेम्परेचर था 6000 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ये पता चल रहा है कि इन गैसों का टेम्परेचर क्रोमोस्फीयर या सूर्य के वायुमंडल में पहुंचकर, सूर्य के एटमॉस्फेयर में पहुंचकर इनका टेम्परेचर कम हो गया है। और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो सूर्य क्या होता है, अपने एटमॉस्फेयर में, क्रोमोस्फेयर में एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन गैसेस को खींच लेता है फिर से। अब ये जो गैसें सूर्य से निकली थी, हाइड्रोजन जैसी गैसें, जब ये वापस आती हैं तो इनका टेम्परेचर मैं कह चुका हूँ कि कम है। तो ये कहाँ से एंटर करती हैं, ये सुनिए। आपने जो सेल देखी है, अगर आपने ये सेल देखी हो जो मैंने बनाई है कन्वेक्टिव जोन में, यहाँ पर दो सेल्स के बीच में खाली जगह आपको दिख रही होगी, ये जगह। तो ये जो गैसेस चली गई थी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जब सन इनको खींचेगा तो ये इसी खाली जगह से सूर्य में प्रवेश करेंगी। तो आप अगर देखो, जहाँ से एनर्जी निकल रही है वहाँ से तो प्रवेश कर नहीं सकती क्योंकि वहाँ से एनर्जी निकल रही है। तो दो सेल्स के बीच में जो खाली जगह है उससे ये गैसेस फिर से एंटर करेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ का टेम्परेचर जहाँ से एनर्जी निकल रही है 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जहाँ से ठंडी गैसेस आ रही हैं
यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का सन में कूलर पैच या ठंडा पैच होता है। अब हम जो व्यक्ति जमीन से जब वो देखते हैं उस पैच को, तो उनको ये काला सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बाकी क्षेत्र से एनर्जी, हीट और एनर्जी निकल रही है, तो वो चमकीला क्षेत्र होता है। लेकिन जहां पर ये गैसेस वापस आती हैं वो 6000 डिग्री सेल्सियस वाले पैच की तुलना में काला दिखाई देता है या ठंडा क्षेत्र होता है। इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं सन स्पॉट। ध्यान से सुनिए, सूर्य से एनर्जी निकली, एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में फैली, जहां जहां पहुंच पाई ग्रहों तक पहुंची, साथ साथ कुछ गैसेस निकली, लेकिन एनर्जी तो चली जाती है। लेकिन जो गैसेस होती हैं सन के क्रोमोस्फेयर या एटमॉस्फेयर में जाकर ठंडी हो जाती हैं और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इनको वापस खींच लेता है। ये गैसेस चूंकि ठंडी हो चुकी हैं, इसलिए ये प्रवेश सन की सेल से नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सन से सेल से गैसेस और एनर्जी लगातार निकलते रहते हैं। सेल्स के बीच में खाली जगह ऑरेंज कलर की होती है, मैंने बनाई है, होती नहीं है, तो वो इससे एंटर कर जाती है अंदर। अब यहाँ का जहाँ से एनर्जी और हीट निकल रही है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जहाँ से गैसेस वापस प्रवेश करती हैं उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोनों में देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस है, बहुत अंतर है 2000 डिग्री सेल्सियस का। इसलिए ये क्षेत्र जहाँ से एनर्जी निकल रही है उसकी तुलना में ठंडा होता है और पृथ्वी से देखने पर कम चमकीला या काला दिखाई देता है। इसीलिए इस क्षेत्र को जहाँ से गैसेस एंटर करती हैं फिर से सूर्य में, हम सन स्पॉट या सौर कलंक बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, हम ऐसे क्षेत्र को सन स्पॉट या सौर कलंक बोलते हैं। एक टर्म और समझ लेंगे हम, कोरोना क्या होता है। अक्सर लोग कह रहे थे सूर्य में भी कोरोना होता है, कोरोना वायरस के नाम पर। देखिए होता क्या है कि जब सन से एनर्जी और गैसेस निकलती हैं तो जो सन का एटमॉस्फेयर है, सन का यहाँ पर वायुमंडल है, इसमें ये एनर्जी और गैसेस शुरुआत में भर जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, एनर्जी चली जाती है यूनिवर्स में, ग्रहों पर भी चली जाती है, गैसेस बचती हैं। गैसेस को ये फिर से सन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खींच लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर खाली स्पेस हो जाता है जिसमें एक हल्की लाइट दिखाई देती है, फेंट लाइट दिखाई देती है। इसी हल्की लाइट को या फेंट लाइट को बोलते हैं क्या, कोरोना बोलते हैं। याद रखिएगा, सूर्य से एनर्जी और गैसेस निकलती हैं, सूर्य के एटमॉस्फेयर जिसे हम क्रोमोस्फेयर जानते हैं वहाँ पर भर जाती हैं, फिर एनर्जी प्लैनेट्स की तरफ चली जाती है, गैसेस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वापस आ जाती हैं, यहाँ पर स्थान रिक्त हो जाता है और इसी रिक्त स्थान या फेंट लाइट को हम कोरोना बोलते हैं। अब जो सोलर फ्लेयर के रूप में एनर्जी निकलती है, मैं पहले बता चुका हूं कि सोलर फ्लेयर कब निकलते हैं। नॉर्मली सूर्य हमेशा सूर्य में नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चलती रहती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, एनर्जी निकलती रहती है, कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन जब सूर्य के कोर में जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत तेज़ी से होता है, नाभिकीय संलयन बहुत तेज़ी से होता है, तो एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। इसे ही बोलते हैं सोलर फ्लेयर या सन स्टॉर्म। और अगर आप आर्टिकल देखो अब आपको समझ में आएगा, हाउ अ स्टॉर्म अनलीज्ड बाय द सन कैन नॉक आउट इंटरनेट ऑन अर्थ। कह रहा है कि कैसे जो सन से स्टॉर्म निकलता है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रभावित करता है। अब ये समझना है कैसे करता है। देखिए मैंने बता दिया कि एनर्जी जब सन से बहुत ज़्यादा निकलेगी, न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा होगा, तो ये देखिए आपको दिखेगा सोलर स्टॉर्म, सौर कलंक, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी जब सोलर स्टॉर्म जब हमारी अर्थ पर आती हैं तो हमारी अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ में गैसेस होती हैं, तो ये सोलर स्टॉर्म जब अर्थ पर आते हैं तो जो हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस है इन दोनों में एक फ्रिक्शन या घर्षण उत्पन्न हो जाता है, टकराते हैं। इससे एक प्रकार का साउंड जनरेट होता है। ये साउंड या वाइब्रेशन का साउंड क्या करता है कि जो सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, संचार यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो सब कुछ बाधित कर देता है। या मैं कहूँ कि सैटेलाइट सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। बहुत समस्याएं आती हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर। फिर बता रहा हूँ, सोलर स्टॉर्म, खूब सारी एनर्जी निकली, अगर ज़्यादा एनर्जी निकली है तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी आएगी। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, वो इस एनर्जी को रोकने का प्रयास करेंगी, फ्रिक्शन फोर्स बनेगा, फ्रिक्शन फोर्स से एक आवाज़ बनेगी वाइब्रेशन टाइप की। वो आवाज़ जो सैटेलाइट सिस्टम पूरी दुनिया का है, जीपीएस हो गया या इंडिया का IRNSS हो गया, इन सब को बाधित
करता है। तो ये रही न्यूज़ जो विस्तार से हमने बेसिक से कवर कर ली है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इससे आपको सन का स्ट्रक्चर भी बहुत बेहतरीन ढंग से सुनाई मतलब समझ में आएगा।